आज हमारे अध्ययन का विषय है निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, है ना। भारत का चुनाव आयोग। हम आप देखें कि जो चुनाव आयोग है इसका दायित्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत लोकतंत्र में सही प्रतिनिधि चुन करके पहुँचे और सही प्रतिनिधि विधानमंडलों में पहुँचे और सही पात्रों का, सही व्यक्तियों का चयन हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा चुनाव आयोग है वो निष्पक्ष रूप से कार्य करे। तो यहाँ हम आप देखें कि चुनाव आयोग को क्रमशः इनको अलग अलग हेडिंग्स के तहत मैंने डिवाइड किया है। तो हम देखेंगे कि आखिरकार इसकी संरचना का वर्णन कहाँ किया गया है। तो इसका कंपोजिशन या इसका संगठन और गठन कैसे होगा, अनुच्छेद 324 में ये लिखा हुआ है हमारे संविधान में कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा और इस निर्वाचन आयोग का दायित्व होगा कि वह संसद व राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों को संपन्न करे। अब हमें एक बात ये याद रखनी है कि एक तो हमारा राष्ट्रीय चुनाव आयोग है और दूसरा है राज्य चुनाव आयोग। इसका काम है ये बड़े बड़े इलेक्शंस को कंट्रोल करना और जो हमारे पंचायत के स्थानीय निकायों के चुनाव हैं उनको राज्य निर्वाचन आयोग कंट्रोल करता है और यही सारे काम करता है जो कि हमारा केंद्रीय जो है निर्वाचन आयोग करता है। तो हम आप देखें कि संरचना का जहाँ तक सवाल है, अब इसमें चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, इसका वर्णन अनुच्छेद 324(2) में किया गया है ना। हालांकि संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे, है ना। संसद समय समय पर विधि बनाती रहती है। हम आप देखें कि स्टार्टिंग फेज में केवल एक निर्वाचन आयुक्त होता था, लेकिन बाद में ये जो आपका है ये 20 दिसंबर 1993 है ना, प्रारंभ में जहाँ तक इनका कार्यकाल है ये भी 5 वर्ष होता था, लेकिन ये 20 दिसंबर 1993 से इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष कर दिया गया। और पहले एक निर्वाचन आयुक्त होता था। 16 अक्टूबर 1989 से कांग्रेस आई की सरकार थी तो इन्होंने 2 और आयुक्तों की नियुक्ति करना शुरू कर दी। तो ये डेट हमको याद रखनी है ना। फिर बीच में जनता पार्टी की सरकार आई, उसने पुनः एक निर्वाचन आयोग कर दिया। फिर इंदिरा जी की कांग्रेस आई की सरकार आई और उसने पुनः फिर जो है 2 चुनाव आयुक्तों यानी 3 चुनाव आयुक्तों का प्रावधान कर दिया, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य सहायक निर्वाचन आयुक्त। अब हम आप देखें कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति क्लियर हुआ। कार्यकाल प्रारंभ में 5 वर्ष ही था, लेकिन 20 दिसंबर 1993 से जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष, है ना। तो ये निर्धारित किया गया है कि अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु में अगर निर्वाचन आयुक्त नियुक्त हो रहा है तो वो कितने वर्ष तक कार्य करेगा? 3 वर्ष तक ही करेगा काम। तो जो पहले हो 6 वर्ष या 65 वर्ष में जो पहले होगा वहां तक वो कार्य करेगा। नेक्स्ट हम आप देखें जहां तक वेतन का सवाल है तो 2.5 लाख रुपए जो कि आपका चीफ सेक्रेटरी होता है, तो चीफ सेक्रेटरी के समकक्ष जो है 2.5 लाख रुपए जो है वेतन और अन्य सभी जो देय भत्ते हैं वो तीनों निर्वाचन आयुक्तों को समान दिए जाते हैं, है ना। आप ये दिमाग से में क्लियर रखेंगे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 आयुक्त हैं, तीनों के वेतन बराबर ही है। नेक्स्ट आप देखें कि इनको पदमुक्त करने की विधि क्या है, यानी पद से अगर हटाना है तो क्या करना होगा। तो आप देखें संसद के 2/3 बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव लाया जा रहा है और 2/3 बहुमत से वो पारित हो जा रहा है तो फिर राष्ट्रपति द्वारा किसी एक निर्वाचन आयुक्त को या, है ना, जिसके अगेंस्ट कार्रवाई हो रही है उनको पदमुक्त कर दिया जाएगा। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है कार्य एवं शक्तियां।
कि फंक्शंस क्या हैं और पावर्स क्या हैं। तो हम आप देखते हैं अनुच्छेद 324 में विस्तार से यानी इसका वर्णन किया गया है कार्य एवं शक्तियों का। तो क्रमशः हम लोग देखें कि पहला कार्य है चुनाव की तिथियों की घोषणा करना, कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो, राज्यसभा का चुनाव हो, या राष्ट्रपति का चुनाव हो, या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, तो उनकी तिथियां घोषित करना कि किस डेट को इलेक्शन कराया जाएगा। नेक्स्ट है निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, है ना। समय समय पर निर्वाचन आयोग जो है परिसीमन कराता है कि जो लोकसभा क्षेत्र है, तो जो एक सांसद चुना जाएगा तो उस लोकसभा क्षेत्र की सीमा कितनी रहेगी, है ना, और कितने लोगों पे वो चुना जाएगा। तो ये देखें हर एक 10 वर्ष बाद ऐसा परिसीमन करता है निर्वाचन आयोग, लेकिन अभी पीछे एक निर्णय हो गया है कि 2026 तक यथावत रहेगा परिसीमन, कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ना लोकसभा और ना राज्य विधानसभाओं की जो सदस्य संख्या है वो यथावत रहेगी और उनका जो क्षेत्र है वो भी यथावत रहेगा। इसके अलावा इसका तीसरा महत्वपूर्ण काम है कि मतदाता सूचियां तैयार करना। आप देखें कि भारत के समस्त जो एडल्ट पर्सन हैं वो किसी जाति धर्म के हों, उनका और जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, तो समय समय पर हम आप देखते हैं कि मतदाता सूचियां जो है वो तैयार की जाती हैं, उनका रिवीजन होता रहता है। नेक्स्ट आप देखें चौथा है चुनावों का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण। ठीक है, जब चुनाव होते हैं तो उस समय चुनाव आयोग बाकायदे निरीक्षण करता है। अब एक बात हम लोगों को ध्यान रखनी है कि चुनाव आयोग के पास अपना कोई प्रशासनिक ढांचा नहीं, ना उसके पास अपने कर्मचारी है। राष्ट्रपति केंद्र में और प्रांतों में राज्यपाल आदेश निर्गत करते हैं कि सारे जो प्रदेश के कर्मचारी हैं, और जब केंद्र का अगर इलेक्शन है लोकसभा वगैरह का, तो वहां पर राष्ट्रपति आदेश निर्गत करते हैं कि सभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, वो निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार अपने कर्तव्यों का अनुपालन करेंगे और उन्हें अनुपालन करना होता है। तो आप देखें कि चुनावों का निरीक्षण कौन करेगा, फिर जैसे डीएम है, जिलाधिकारी को जिले का जो निर्वाचन आयुक्त है वो बना दिया जाता है कि जिले का सबसे बड़ा अधिकारी वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त यहाँ जिले का हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें कि वो निरीक्षण करेगा और वो इस तरह से काम नहीं करेगा कि मुख्यमंत्री के आदेशों का, कार्यपालिका के आदेशों का पालन नहीं करेगा। निर्देशन, है ना, डायरेक्शन भी देना कि किस समय कैसे क्या इलेक्शन को हमें कंडक्ट कराना है और ओवरऑल कंट्रोलिंग करना। तो ये सारा काम जो है निर्वाचन आयोग का है, निर्वाचन आयोग का है। पांचवा आप देखें कि संसद व राज्य विधानसभाओं के चुनावों का ओवरऑल प्रबंध करना, अरेंजमेंट करना, है ना, जब इनके चुनाव का डिक्लेरेशन हो जाए तो किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव कंडक्ट कराए जाएं, तो इसकी देखभाल करना। इसी तरह से आप देखें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, इसका भी प्रबंधन करता है, तिथियों की घोषणा करना। फिर निष्पक्ष रूप से किस तरह से राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहां पर बाकायदे वो काउंटर बनवाते हैं और वहां विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं, और यहाँ लोकसभा और राज्यसभा में किस तरीके से मतदान करेंगे, तो वो सारा प्रबंध करना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ये भी चुनाव आयोग का ही कार्य है। नेक्स्ट आप देखें दलों का पंजीकरण करना, है ना। अगर कोई व्यक्ति नया दल बनाना चाहता है तो ऐसी कंडीशन में उसका पंजीकरण चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है, उसको मान्यता दी जाएगी और उसका पंजीकरण किया जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन करना। नेक्स्ट आप देखें चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। हम आप देखते हैं किसी को पतंग मिली, किसी को हाथ का पंजा मिला, किसी को साइकिल मिली, किसी को हाथी मिला, तो ये चुनाव चिन्हों का जो आवंटन है वो चुनाव आयोग ही करता है। नेक्स्ट है अर्ध न्यायिक कार्य, बहुत सारे होते हैं कि पता ये लगा इलेक्शन हुआ, अभी हरियाणा में इलेक्शन हुआ, कांग्रेस को आपत्ति है कि आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं घोटाला हुआ इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के जरिए आदि, तो अर्ध न्यायिक कार्य भी ये करता है ना। और आप देखें राष्ट्रपति
और राज्यपाल ये निर्वाचन आयोग को ये दायित्व सौंप सकते हैं कि आफ्टर ऑल जो वहाँ इलेक्शन हुआ है तो वो हमें ये बतलाएं कि आफ्टर ऑल जो है वहाँ वो सही तरह से इलेक्शन हुआ है अथवा नहीं हुआ है। तो आप देखें अर्ध न्यायिक कार्य में भी वो सहयोग करता है राष्ट्रपति का और राज्यपाल का, उन्हें सुझाव देने का काम, जिससे सही तरीके से न्याय संपन्न हो सके। चुनाव प्रक्रिया का संचालन, अब जो चुनाव का डिक्लेरेशन हो गया है तो वो प्रोसेस कैसे कंडक्ट हो, सही तरीके से निष्पक्ष चुनाव कैसे हो, तो ये भी कार्य करना इसी का है। नेक्स्ट आप देखें चुनाव अधिकारियों पर नियंत्रण करना। जब इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में सारे राज कर्मचारी और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उन पर पूरी तरह से नियंत्रण जो है वो चुनाव आयोग का हो जाता है। आप बहानेबाजी नहीं कर सकते कि हम चुनाव ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है आप सेवा से ही विमुक्त कर दिए जाएं, अन्यथा की स्थिति में और भी दंडात्मक कार्रवाई चुनाव आयोग यथोचित ढंग से कर सकता है। ठीक है, तो चुनाव अधिकारियों पर नियंत्रण करना जिससे निष्पक्ष चुनाव कंडक्ट हो सके, इस पर बड़ी सख्ती से जो है चुनाव आयोग देखभाल करता है। नेक्स्ट है विविध कार्य। विविध कार्यों में आप देखें कि चुनाव खर्चा निर्धारित करना कि प्रतिनिधि को कितने लाख रुपए खर्च करने हैं, है ना, कि बाकायदे ओवरऑल चुनाव को मैनेज करने में कितना वो अपने पंपलेट लगाएगा और जो मीटिंग्स कंडक्ट करेगा जगह जगह, कितनी गाड़ियां उसकी चलेंगी क्षेत्र में, तो उन सब में कितना चुनाव खर्चा आएगा इसका हिसाब मांगना ये भी चुनाव आयोग का कर्तव्य है। अगर कोई प्रतिनिधि चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, अगर वो चुन लिया गया और उसने चुनाव खर्चे का रिकॉर्ड नहीं दिया है टाइमली, तो हो सकता है उसका चुनाव निरस्त कर दिया जाए, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपने चुनाव खर्चे का रिकॉर्ड जो है समय समय पर निर्वाचन आयोग को जैसे जैसे खर्च होता है वो सूची बनाकर देते रहते हैं। नेक्स्ट है आचार संहिता का निर्धारण करना। आप देखते हैं आचार संहिता जब डिक्लेयर हो जाती है तो उसके बाद आप देखें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वाले अपना पंपलेट एक्सेट्रा जो अभी रिसेंटली जो परिवर्तन हुए हैं, है ना, दीवारों पर नारे वगैरह लिखवाना, ये सब आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो फिर निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन प्रशासनिक अधिकारियों को, जनता को, दोनों को करना होता है। नेक्स्ट आप देखें आकाशवाणी और दूरदर्शन पर जो विविध राजनीतिक दल हैं उनको समय आवंटन करना कि किस राजनीतिक दल का जो प्रवक्ता है वो अपनी पार्टी के फेवर में आकाशवाणी पर या दूरदर्शन पर कब बोलेगा। लेकिन यहाँ देखने में आता है कि बहुत कुछ जिसकी सरकार होती है ना, वो ज़्यादा बढ़त ले जाता है ना। हालांकि कांग्रेस को भी टाइम दिया जाएगा, समाजवादी पार्टी को भी दिया जाएगा, सभी को दिया जाएगा, लेकिन है ना, और निर्वाचन आयोग ये तय करता है। नेक्स्ट आप देखें ये पुनर्मतदान। अगर कहीं ऐसी आशंका व्यक्त की गई है कि मतदान में घोटाला हुआ है, गड़बड़ हुआ है, हिंसा हुई है, तो ऐसी कंडीशन में अगर जो जनप्रतिनिधि हैं वो डिमांड करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज डिमांड करती हैं, तो चुनाव आयोग पुनर्मतदान भी करा सकता है। नेक्स्ट आप देखें कि पहचान पत्र जारी करना। हम सभी लोगों को पहचान पत्र जारी किए जाते हैं, आप सभी के पास वोटर आईडी होगी, और इसके अलावा जब इलेक्शन होते हैं तो उस समय जो सदस्य वगैरह हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी को पहचान पत्र आवंटित किए जाते हैं कि वो पोलिंग बूथ तक जा सकते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। तो वो सारी नियमावली का निर्धारण करना भी चुनाव आयोग का कार्य। तो चुनाव आयोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण निकाय है। अब इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, आफ्टर ऑल इसका महत्व क्या है, इसके बारे में डिस्कशन कल आपके साथ करेंगे।